हेलो दोस्तों, पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था हार्ट। ठीक है, हार्ट की एनाटॉमी पढ़ चुके, हार्ट में ब्लड सप्लाई पढ़ चुके, हार्ट में डबल सर्कुलेशन पढ़ चुके और हार्ट के चैम्बर्स के बारे में हम पढ़ चुके। ठीक है, अब हमें पढ़ना है हार्ट से रिलेटेड कुछ डिजीज जिनको हम बोलते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ऐसी बीमारियां जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में यानी कि परिसंचरण तंत्र में या फिर हमारे हार्ट से रिलेटेड होती हैं, इनको हम बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज या सर्कुलेटरी डिजीज। कई बार ये एग्जाम में आता है, दोनों नाम से पूछ सकता है, कार्डियोवैस्कुलर के नाम से पूछ सकता है, सर्कुलेटरी डिजीज के नाम से भी पूछ सकता है। तो वन बाई वन हम डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले जो सबसे कॉमन है ये है हाइपरटेंशन। पहले बीमारी क्या है? हाइपरटेंशन। ठीक, हमने कल बात किया था एक नॉर्मल इंसान की। नॉर्मल इंसान में ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 mmHg। ठीक, तो जब ये ब्लड प्रेशर यानी कि जो हमारी ब्लड की आर्टरीज हैं, आर्टरीज के वॉल के ऊपर जो प्रेशर लगता है वो बढ़ के 120/80 से ज़्यादा हो जाए, उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। अब देखिए इसमें 120 क्या है? ये हमारा हार्ट का है पंपिंग प्रेशर, यानी कि जितने प्रेशर से हार्ट हमारा ब्लड को पंप करता है वो 120 मिलीमीटर मर्करी के करीब होता है, यानी 120 mmHg के बराबर होता है। और जबकि जो हमारा रेस्टिंग प्रेशर है, यानी जब हार्ट हमारा रेस्ट कर रहा होता है तब ये 80 mmHg, जिसको हम डायस्टोलिक या रेस्टिंग प्रेशर बोलते हैं। ये याद रखना है हमको, एग्जाम में कई बार पूछ लेता है मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन में कि विच वन इज द सिस्टोलिक एंड विच इज डायस्टोलिक प्रेशर इन द फॉलोइंग 120/80 mmHg ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो इसको हमको ध्यान रखना है। याद रखने की चीज़ है कि 120/80 में डायस्टोलिक कौन सा है, सिस्टोलिक कौन सा है। कई बार नीट में ये भी पूछा गया है कि जो बीपी हम मेजर करते हैं उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो दैट इज कॉल्ड एज स्फेग्नोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं इसको? स्फेग्नोमैनोमीटर। ठीक है, अब आते हैं दूसरी हार्ट डिजीज पे या दूसरी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज पे, दैट इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसको हम CAD भी बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज या एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस या CAD या कोरोनरी आर्टरी डिजीज, तीनों में से कोई भी आके पूछ सकता है आपसे कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है या CAD क्या होता है। तो याद रखना है आपको कि ये तीनों ही बीमारी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एथेरोस्क्लेरोसिस और CAD, तीनों ही एक ही हैं। होती क्यों है ये बीमारी? यहाँ हम लिखे हुए हैं ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, फाइबर एंड कोलेस्ट्रॉल। कहाँ पे डिपोजिशन कहाँ होगा? सपोज कीजिए ठीक है, ये हमारी हार्ट की एक वेसल है, यानी कि पाइपलाइन है, आर्टरी है, जिसमें इस तरीके से कैल्शियम का, फैट का, फाइबर का या कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होगी कि ये आर्टरी हमारी पतली होती जाएगी। ठीक है, जो ब्लड फ्लो पहले इस तरीके से हो रहा था, एक डिपोजिशन होने की वजह से ब्लड फ्लो हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इस दीवार पे ये ब्लड जो यहाँ से फ्लो होता था नीचे से डिपोजिशन के साथ साथ, ये पूरा का पूरा ब्लड इस वॉल पे प्रेशर ज़्यादा बढ़ा देगा, जिसकी वजह से हमारा कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एथेरोस्क्लेरोसिस या CAD होता है। थर्ड वन इज एंजाइना पेक्टोरिस। इसमें आपको ये चीज याद रखनी है, एंजाइना पेक्टोरिस क्यों होता है, क्या होता है एंजाइना पेक्टोरिस? अक्यूट चेस्ट पेन होता है। कई बार लोग कहते हैं ना कि सीने में दर्द हो रहा है, तो दैट इज एंजाइना पेक्टोरिस, यानी कि जो हमारे सीने की मसल्स है उनको जब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता है, ऑक्सीजन सप्लाई उनकी कम हो जाती है, तो हमारे चेस्ट में इस्चीमिया होता है। इस्चीमिया मतलब
इनसफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो हमारे हार्ट के मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से हमको हार्ट पेन महसूस होता है और ये बहुत ही तेज होता है, अक्यूट होता है। ठीक है, दैट इज एंजाइना पेक्टोरिस। फोर्थ वन इज हार्ट फेलियर। बहुत बार सुना होगा कि हार्ट फेल हो गया, हार्ट फेल हो गया, हार्ट फेल हो गया। हार्ट फेल एक कंडीशन है जहाँ पे हमारा जो हार्ट है वो ब्लड की पंपिंग कायदे से नहीं कर पाता है, यानी कि हम कल डिस्कस किए थे कि एक बार में 70 ml ब्लड को पंप करता है और हमने इसका कार्डियक आउटपुट निकाला था, तो 5 लीटर पर मिनट हमारा कार्डियक आउटपुट आया था। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी है 70 ml, ये 70 ml की क्वांटिटी पंप नहीं हो पाती। ये 70 ml घट के 40 या 30 ml या 50 ml के आसपास जब हमारा हार्ट पंप करता है एक बार में ब्लड को, तो दैट कंडीशन इज नोन एज हार्ट फेलियर। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे लंग्स में कंजेशन हो जाता है। कंजेशन इन द मीन्स कि जो जाम होना, जिसको हम बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि हमारे फेफड़े में कुछ फंसा हुआ है, हमारे जो सांस की नली है या फेफड़ा जो है उसमें कुछ अटका हुआ है, फंसा हुआ है, दैट इज कंजेशन ऑफ लंग्स। ठीक, इस कंजेशन की वजह से हम इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहते हैं। या CHF, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, CHF या हार्ट फेलियर, इन तीनों में से किसी एक से भी बुला सकते हैं। दैट उसका मतलब ये है कि जो हमारा हार्ट है वो प्रॉपर ब्लड को पंप नहीं कर रहा है। आगे है कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है कि जो हमारा हार्ट है ये कुछ समय के लिए बीटिंग को बंद कर दे, कुछ टाइम के लिए, मतलब प्रॉपर नहीं, कुछ समय के लिए जो हार्ट बीट है हमारी वो रुक जाए, थम जाए। दैट कंडीशन इज नोन एज कार्डियक अरेस्ट। लास्ट है हार्ट अटैक, MI, या इसको हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। ठीक है, मायोकार्डियल, हमने मायोकार्डियल पढ़ा था। पेरिकार्डियम पढ़ा था, मीजोकार्डियम पढ़ा था। ये मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम और मीजोकार्डियम क्या है, ये हमारी कार्डियक मसल्स की लेयर है। मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम और मीजोकार्डियम। मायोकार्डियम सबसे इनर लेयर, पेरिकार्डियम सबसे आउटर लेयर और मीजोकार्डियम मिडिल की यानी बीच के लेयर। तो जो हमारा मायोकार्डियम है, जो हमारे हार्ट की मसल्स की सबसे अंदर की लेयर है, वो डैमेज हो जाती है अचानक से, सडन डैमेज ऑफ हार्ट मसल्स ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। जब हमारे हार्ट की अंदरूनी मसल को, जिसको हम मायोकार्डियम कहते हैं, उसको अगर हम ब्लड सप्लाई पूरा नहीं देते हैं, पर्याप्त ब्लड सप्लाई नहीं देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे हार्ट की मसल डैमेज हो जाती है। उस डैमेज की वजह से हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होता है, जो कि बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही घातक है। तो ये हमारी बीमारियां हैं जो कि हार्ट से रिलेटेड है। थोड़ा सा इसमें हार्ट से रिलेटेड हाइपरटेंशन को हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं, क्योंकि हाइपरटेंशन अक्सर आपके बीटी के एग्जाम में या बी फार्मा के एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है डिटेल में। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा डीपली देखते हैं कि हाइपरटेंशन होता क्या है और कितने टाइप के होते हैं हाइपरटेंशन। ठीक, एक तो कंडीशन हो गई हाइपरटेंशन, जहां पे हमारा ब्लड प्रेशर 120/80 से ज्यादा हो जाता है। तो दूसरी कंडीशन होती है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन का मतलब जहां हमारा ब्लड प्रेशर 120/80 से कम हो जाता है। ये दो कंडीशन हो गई, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन। ठीक है, अब हाइपोटेंशन जो कंडीशन है, इस कंडीशन की बाद में बात करेंगे। पहले हाइपरटेंशन की बात करते हैं कि हाइपरटेंशन कितने तरीके का होता है।
तो डिस्कस करते हैं हाइपरटेंशन। जो हाइपरटेंशन बीमारी है ये हमारी 4 तरीके की होती है। पहली है प्राइमरी हाइपरटेंशन, पहले कंडीशन है हाइपरटेंशन की प्राइमरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपर कंडीशन यानी कि ऐसी कंडीशन जहां पे हमारा ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा लेकिन उसके कारण का हमें ज्ञान नहीं होगा कि ये ब्लड प्रेशर बढ़ा क्यों है। ठीक है, जहां हमें रीजन नहीं मालूम है उसको हम बोलेंगे प्राइमरी हाइपरटेंशन। ठीक, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर ड्यू टू प्राइमरी हाइपरटेंशन का मतलब हुआ कि जब बीपी हमारा बढ़ा हुआ है लेकिन उसके कारण का हमें पता नहीं है कि वो बीपी बढ़ा क्यों है, वो कंडीशन कहलाती है हमारी प्राइमरी हाइपरटेंशन। जनरली यही सब में होता है। मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर सफरिंग विद प्राइमरी हाइपरटेंशन। हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि आदमी के मोटे होने की वजह से, ओबेसिटी की वजह से, ठीक है, स्मोकिंग की वजह से, ठीक, पुअर लाइफ स्टाइल की वजह से, ठीक, ओवर थिंकिंग की वजह से, ठीक है, एक्सेसिव सॉल्ट लेने की वजह से, ठीक, एल्कोहल कंजप्शन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से हम कोरिलेट कर सकते हैं कि प्राइमरी हाइपरटेंशन इन कारणों से हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली हमको मालूम नहीं है कि ये ओबेसिटी की वजह से, मोटापे की वजह से है, स्मोक करने की वजह से है, हमारा खराब लाइफ स्टाइल की वजह से है, ओवर थिंकिंग से है, एक्सेसिव सॉल्ट इंटेक से है, ज़्यादा नमक खाने से है, एल्कोहल कंजप्शन से है, या फिर स्ट्रेस से है। इसमें हम एक प्रॉपर कोई कारण नहीं बता सकते हैं कि किसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। दूसरा है दूसरी कंडीशन आती है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन, इसमें भी हमारा बीपी बढ़ा हुआ होता है, हाई बीपी ड्यू टू अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन। ड्यू टू अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन, यानी हम पहले से अगर किसी बीमारी से घिरे हुए हैं, यानी पहले से हमें कोई बीमारी है, खास तौर से सीकेडी या फिर खास तौर से सीकेडी या स्लीप एपनोइया, ठीक है। अगर हमें पहले से क्रोनिक किडनी डिजीज या स्लीप एपनोइया है, क्रोनिक किडनी डिजीज यानी हमारा जो किडनी है पूरी तरीके से काम करना बंद कर चुका है या फेल हो चुका है, वो कंडीशन कहलाती है सीकेडी। और स्लीप एपनोइया होता है जहां हमारा
नींद पूरी नहीं होती है, यानी कि स्लीप हमारी जो है वो कम रह जाती है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं स्लीप अपनोइया। तो अगर पहले से हम सीकेडी के पेशेंट हैं या स्लीप अपनोइया के पेशेंट हैं, तो हमारे पास ये चांसेस ज़्यादा हैं कि हमें सेकेंडरी टाइप का या सेकेंडरी हाइपरटेंशन टाइप का हाइपरटेंशन हो। इस कंडीशन में हमें क्या होना है, पहले से हमारे पास कोई बीमारी होती है। थर्ड है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। ठीक है, थर्ड है हमारा मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। क्या होता है कि जो हमारा सीवियर ब्लड प्रेशर है यानी हाइपरटेंशन, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन क्या है कि ये बहुत ही सीवियर हाइपरटेंशन होता है, यानी कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो करीब 200 के आसपास पहुंच जाता है। 120 जो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर था या हमारा जो कहते हैं कि पंपिंग प्रेशर है, ये 200 के आसपास पहुंच जाता है, 180, 190, 200। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे मल्टीपल ऑर्गन जो हैं वो फेलियर की तरफ बढ़ने लगते हैं, यानी कि बहुत चांसेस होते हैं कि हमारा कोई ऑर्गन फेल हो जाए। और इस कंडीशन में हमें क्या होती है, बहुत जल्द या इमीडिएट किसी मेडिकल अटेंशन की या फिर इलाज की जरूरत होती है, जहाँ पे डॉक्टर हमारा ट्रीटमेंट कर सके। यानी कि जब हमारा ब्लड प्रेशर 200 के ऊपर जाने लगे या 180, 90 के आसपास जाने लगे, तो उस टाइम पे हमको क्या करना है, तो उस टाइम पे हमको सबसे पहले डॉक्टर से दिखाना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और नहीं तो इसके वजह से हमारा क्या होगा, बहुत सारे ऑर्गन फेलियर हो जाएगा, बहुत सारे ऑर्गन जो हैं काम करना बंद कर देंगे। चौथा ठीक है, चौथा है हमारा रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। इसमें क्या होता है कि ये तो हमको मालूम है कि हमारा बीपी पहले से शूट हुआ है, बढ़ा हुआ है। इस बीपी को हम नीचे या डाउन करने के लिए जो भी हम ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है, वो ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं होता है। यानी कि जो भी हम बीपी को डाउन करने के लिए जो भी हम दवा खाते हैं, वो दवा रेजिस्ट हो चुकी होती है या उस दवा का कोई असर नहीं होता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। रेजिस्टेंस हाइपरटेंशन में क्या होता है कि बीपी हमारा बढ़ गया एक बार, अब बीपी को नीचे करने के लिए, डाउन करने के लिए हम कोई ट्रीटमेंट लेते हैं, कोई दवा खाते हैं, तो हमारा बीपी नीचे नहीं आता है। यानी कि जहाँ पे बीपी है, दवा खाने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, बीपी वहीं का वहीं रहता है। दवा हमारी बीपी के अगेंस्ट कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती है। इसको ठीक करने के लिए हम ज्यादातर क्या करते हैं, इसको ज्यादातर ठीक करने के लिए डॉक्टर क्या करता है, कहता है कि आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कीजिए। यानी कि ऐसी सिचुएशन ना आए कि आपका बीपी बढ़ जाए। डॉक्टर कहता है कि आप खूब एक्सरसाइज कीजिए, ठीक, मोटापा कम कीजिए, कम स्ट्रेस लीजिए, ठीक है, स्मोकिंग कम कर दीजिए,
बंद कर दीजिए, बल्कि अल्कोहल कंजप्शन बंद कर दीजिए। ठीक, इसका ट्रीटमेंट कुछ नहीं है, क्योंकि ये दवाइयां हमारा रिस्पॉन्ड करना बंद कर चुकी है, तो डॉक्टर हमको सलाह देता है कि हमको अपने लाइफ स्टाइल को सुधारना होगा, जिससे कि हमारी बीपी बढ़ने की सिचुएशन ना आए। इस कंडीशन को हम बोलते हैं रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। तो आज के लिए कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स में या हमारा डिजीज रिलेटेड टू कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम में इतना। ठीक है, आगे हम फिर पढ़ाई करेंगे दूसरी, जिसमें हम पढ़ेंगे किसी दूसरे ऑर्गन सिस्टम के बारे में। प्रॉब्ली हम पढ़ सकते हैं न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के बारे में, CNS, PNS, ALS के बारे में, या फिर हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में किसी एक अलग टॉपिक पे फिर हम डिस्कशन करेंगे। फिलहाल कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम में इतना ही। उम्मीद है यह आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। धन्यवाद।